वहाँ एक आदमी खड़ा था, उसको बोला एक्सक्यूज मी बोलते बराबर वो पलटी होके उसका चेहरा उसने नोच लिया और बोला मराठी मध्ये बोल। मराठा लैंग्वेज को लेकर इतना अग्रेसिव बिहेव क्यों कर रहे हैं? नियम का है। हाँ, हिंदी आता तुमको? हिंदी नहीं है तो फिर मुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या मतलब? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या नहीं मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी, क्या क्यों नहीं करेगा आता? फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या बात करेगा करेगा? तो? क्या करेगा मतलब? क्या मराठा महाराष्ट्र को भारत का हिस्सा नहीं मानते जो हिंदी से इतनी नफरत करते हैं? तो मराठी बोलो, ऐसा बोलता है चिल्ला चिल्ला। हाँ तुझे सरांना बोलवा अरे बैठो। हाँ बोलवा मराठी नहीं आता तो हाँ? बोलना जो काय? मराठी में बोलना है महाराष्ट्र में तो हाँ, मराठी मराठी झालं पाहिजे. क्यों भाई? आलंच पाहिजे मराठी. क्यों मराठी आना चाहिए भाई? आलंच पाहिजे मराठी. किधर लिखा हुआ है? तुम्ही मला कहाँ लिखा हुआ है? टच करू नका. या फिर मराठा जलते हैं कि आउटसाइडर्स ने आके उनसे ज्यादा तरक्की कर ली। पर ट्रस्ट मी, महाराष्ट्र की सच्चाई जितनी आपको दिखाई जा रही है उससे ज्यादा छुपाई जा रही है। तो आ गए, सॉरी ये वीडियो रोस्ट वीडियो नहीं होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में महाराष्ट्र में आउटसाइडर्स की पिटाई और मराठा अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा और वो बातें बताऊंगा जो मैंने महाराष्ट्र मुंबई में रहकर खुद फेस की है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करा क्योंकि आउटसाइडर्स को लगता है कि वो सोशल मीडिया और न्यूज को देखकर पूरा मामला समझ गए हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, डाउनलोड करके अपलोड करो, मुझे क्रेडिट देने की भी कोई जरूरत नहीं है, ताकि लोगों को असली दिक्कत कहाँ है वो समझ आए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं लोकल से शब्द महाराष्ट्र में पीढ़ियों से रहने वाले नॉन महाराष्ट्रियंस के लिए भी यूज करूंगा और जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे स्पेसिफिकली मराठा कहूंगा ताकि वीडियो को छोटा रख सकूं। और आखिर में पिटाई के जो वीडियोस है वो एक्सप्लेन करूंगा, नीचे टाइम लैप्स भी दे दूंगा। इस वीडियो में मुझसे जितने हो सके उतने पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो आखिर तक देखना। मुंबई भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंस सिटी, नॉट दिल्ली, क्योंकि मुंबई की साइज दिल्ली का आधे से भी कम है। फिर भी मुंबई की पॉपुलेशन दिल्ली से सिर्फ 10 मिलियन कम है। और कम जमीन पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ लोकल्स की वजह से नहीं है, यह है माइग्रेंट्स की वजह से। जिस देश में बिना कास्ट के एजुकेशन सफोकेशन बन जाता है और गवर्नमेंट जॉब्स तक मिलना मुश्किल हो जाता है, उसी देश के शहर मुंबई में पूरे भारत से लोग आएंगे और यहाँ आके कास्ट के बेनिफिट उठाएंगे, वो भी पहले से ही यहाँ रिजर्वेशन का लाभ उठाने वाले लोग ज्यादा संख्या में मौजूद होते हुए भी, और कम जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तो क्या लोकल्स जो ओपन कैटेगरी में आते हैं उन्हें जॉब्स मिलेंगी? बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं होता तो सिर्फ मुंबई के अच्छे कॉलेजेस के एडमिशंस में ओपन में बचे सीट्स चेक कर लो। जो कॉलेज कास्ट के बेसिस पे 50% मार्क्स होते हुए भी मिलता है, वो किसी 70% मार्क्स वाले ओपन कैटेगरी से छूना तक मुश्किल हो जाता है। और कुछ यही हाल सरकारी नौकरियों का भी है। मुझ पे भरोसा नहीं है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम महाराष्ट्र प्रियंका चतुर्वेदी, इनसे सुनिए। करीब 17% ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 17% महाराष्ट्र में। अनएम्प्लॉयमेंट जो है 10% की दर से ऊपर है और जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं वो भी घट गए हैं। मैडम जब पुलिस जॉब्स की नौकरी का ऐड आता है तो उसमें लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं, तो आप वास्तविक स्थिति समझ सकती हैं क्या है। सी लेवल के जॉब्स भी जो है उसमें लाखों की संख्या में एप्लीकेशन आते हैं। तो यहाँ पर जब बजट हर बार पिछले मेरा तो ये 5 साल हो गए पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र को लेकर हमेशा महाराष्ट्र को बजट में दरकिनार किया जाता है। क्या महाराष्ट्र से दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आता। मैं भी बहुत से दोस्तों को जानता हूँ जिन्हें पुलिस वाले की नौकरी तक मिलना मुश्किल हो गया है, जस्ट बिकॉज वो ओपन कैटेगरी में आते हैं। मराठास को रिजर्वेशन मिली इसलिए महाराष्ट्र में उपोषण और रैलीज भी हो चुकी है, पर नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। अब गवर्नमेंट जॉब में इतना डिस्क्रिमिनेशन है तो नॉर्मल जॉब क्यों नहीं करते? यही सोच रहे हो ना? तो यही से रोजगारी की सारी प्रॉब्लम और डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है, जो सिर्फ और सिर्फ लोकल्स के साथ हो रही है। जब देखो तब ये मुंबई में लोकल्स के लिए जॉब नहीं है, ये शिकायत करते रहते हैं, जबकि आउटसाइडर्स को यहाँ आकर जॉब्स मिल रही है। तो इन लोकल्स को क्यों नहीं मिल रही? मतलब ये लोकल्स ही अपनी कमी की वजह से जॉब्स के लिए लायक नहीं है, यही सब लोग सोचते हैं। कल्पना करो, एक कंपनी में 2 लोग इंटरव्यू देने गए हैं, दोनों ही सेम स्किल्स और एजुकेशन के साथ। उसमें से एक लोकल है जिसकी जरूरत सिर्फ एक बेटर लाइफ है और दूसरा आउटसाइडर जिसकी जरूरत फिलहाल तो सर्वाइवल है। लोकल ने 20,000 सैलरी मांगी और आउटसाइडर ने 11,000 मांगी, तो फिर एम्प्लॉयर किसे हायर करेगा? अगर तुम्हें घटिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जरा सी भी नॉलेज है तो जवाब होगा 11,000 वाले को। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती ना, तो आप स्केल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यही चीज बहुत सारे आउटसाइडर्स करते हैं, तो उस पोस्ट की वैल्यू ही कम हो जाती है। जो चीज इतनी कम सैलरी में हो रही है उसी चीज को करने के लिए ज्यादा सैलरी क्यों दे? कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एफिशिएंट एम्प्लॉइज नहीं, चीप लेबर चाहिए होते हैं। एफिशिएंसी तो ये एक की सैलरी 2 लोगों में बांट के भी हासिल कर लेंगे, वर्कलोड भी डबल कर देंगे। पर क्यों लोकल्स भी सर्वाइवल का क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उन्होंने सर्वाइवल का सोच के ही इतनी ज्यादा सैलरी मांगी है। उनकी आउटसाइडर्स की तरह किसी और स्टेट में जमीन नहीं है, जो है वो यही है। और मुंबई में फैमिली के साथ रहना बहुत महंगा है, जिसका उल्टा आउटसाइडर्स यहाँ आके ऑफिस में ही रह लेते हैं, रूम्स तक रेंट पे नहीं लेते। ऊपर से यहाँ पे लोकल्स खासकर मराठों के साथ महाराष्ट्र में जो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है वो बाकी किसी स्टेट में नहीं होता। ऑफिस के गेट पे ओपनली नोटिस लगा दी जाती थी कि नो मराठी एप्लीकेंट्स। बहुत सारे आउटसाइडर्स यहाँ आके बिजनेस करेंगे और एम्प्लॉइज को सिर्फ अपने ही स्टेट से यहाँ लाके हायर करेंगे। नॉर्मल ठेले पे भी काम करने के लिए ये लोग यहाँ के गरीब नहीं चुनते, बल्कि अपने ही गाँव से लोग ले आते हैं। मेरा एक दोस्त जो की सालों से कंपनी में काम कर रहा था, उसी कंपनी में एक दूसरे एम्प्लॉय जिसे आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं, उसे इंक्रीमेंट मिल जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयर भी सेम स्टेट से था। और उसी वक्त जब मेरे दोस्त ने अपनी सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की तो मना कर दिया, बोल के कि लॉस में है। कई जगह पे तो सिर्फ सेम स्टेट से है, इसलिए प्रमोट भी जल्दी हो जाते हैं और सिर्फ अपने ही लोगों को प्रमोट करते हैं। ये आउटसाइडर्स जो तुम्हें गरीब लगते हैं, ये दूसरे गरीबों का धंधा तक छीन लेते हैं दादागिरी करके। मी विलेपार्ले इथे 2 दिवस अगोदर इथे धंदा लावत होतो. हा बोलतो आहे की जागा ती माझी आहे, मी रेंट भरतो.
मला हे BMC चा रेल्वेचं आहे आणि हे लोकांनी डबल गेम करून इथे धंदा लावलं. टाक्यावरती मराठी माणसाला लावू नाही देत आहे. आणि हे बघा हे सगळं धंदा लावलं तिथे. आणि हे बोलतात आहे की हे लोक आईवडनं पण शिवाय देतात आहे बिन फुकटचे. हे लोक बोलतात की माझी तिथे पण दुकान चालू आहे. हे लोकांचं इलिगल इथे पण पुढे पण दुकान आहे, दुसऱ्याकडे पण दुकान है। अगली वीडियो में तो गरीब स्ट्रीट वेंडर जो रास्ते पे कपड़ा बिछा के थोड़ी देर दुकान के सामने बैठ गया तो दुकान के मालिक जो आउटसाइडर है उसने परेशान किया। स्टॉक किती आहे माझ्याकडे? किती स्टॉक आहे? एवढा स्टॉक आहे, फक्त अर्धा एक तास लावीन आणि जाईन मी. एवढा वसवास करतात हे लोक। कुछ आउटसाइडर्स यहाँ आते हैं, यहाँ के सिर्फ अपने ही स्टेट के लोगों के साथ कम्युनिटी बनाते हैं और महाराष्ट्र में ही मराठों को फ्लैट बेचने से इनकार कर देते हैं। और अगर इनसे पहले से ही कोई इनके बीच अकेला रह रहा हो तो उसे तब तक हरास करते हैं जब तक वो अपनी प्रॉपर्टी बेच ना दे। और रीजन एक ही होता है, ईटिंग हैबिट्स, जो सिर्फ मराठों को फ्लैट देने से अवॉइड करने का बहाना है। और ये इतना नॉर्मली सिर्फ मराठों के साथ हो रहा है कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लगता, क्योंकि कुछ मराठे प्योर वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, फिर भी ये लोग पूछने की तकलीफ तक नहीं उठाते। सीधे तुम गंदे मराठों को प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा कहते हैं। अपनी आउटसाइडर मेजोरिटी सोसाइटी में नॉनवेज ऑर्डर करना तक अलाउड नहीं करते। कुछ लोकल फैमिलीज को नॉनवेज खाने के लिए महाराष्ट्र में आउटसाइडर्स के जरिए पीटा भी गया है। यहाँ फिश वेंडर्स को मछलियां बेचने की वजह से हरेस भी किया गया है, जिन्हें कोड़ी कहते हैं। जिन लोगों की जमीन पे ये चमचमाती मुंबई बनी है, जिनका फॅमिली बिझनेस ही मछलियां बेचना है, उन्हें की इथे मच्छीवाल्यांना बसून देत नाहीयेत। गुजराती लोकांचा, या सगळ्या लोकांचा इथे विरोध आहे। हे जे बिल्डिंग मधून आलेले आहेत हे सगळ्या लोकांचा इथे विरोध दर्शवत आहे। अगर ये अपने उसूलों के इतने ही पक्के हैं तो क्यों वो प्रॉपर्टी खरीदी जो एक समय किसी मराठे की हुआ करती थी? तब शर्म नहीं है कि इन गंदे लोगों से प्रॉपर्टी क्यों खरीदूं? इन गंदे नॉनवेज खाने वाले लोगों के बीच क्यों रहूं? जिन लोगों को दारू सिगरेट से दिक्कत नहीं है, जो लोग खुद पान मसाला खाने के लिए बदनाम है, वो लोग दूसरे की फूड चॉइसेस पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? की इथे मच्छीवाल्यांना बसून मैंने भी एक जगह काम किया है जहाँ ऑफिस में नॉन वेज अलाउड नहीं है, नॉन महाराष्ट्रियन ओनर की वजह से, जो कि मैं समझ सकता हूँ कि सारे एम्प्लॉयज को साथ में काम करना होता है, टोटली एक्सेप्टेबल। पर अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो उसमें चाहे जो भी करूँ, तुम्हें उससे क्या? एक ही थाली में से खाना है क्या? सोसाइटी के कॉरिडोर में बकरे थोड़ी पाल रहा हूँ काटने के लिए। ये वीडियो देखो, इसमें जमीन छीनने के लिए आउटसाइडर ने भाड़े के लोग लाकर लड़की की पिटाई की। अक्षरशः परप्रांतीय लोकांनी 30-40 लोक आलेली की एवढं मारझोड केलं की ही माझ्या शेजारीची पोरगी आहे, तिला असं मारलं। और ये महाराष्ट्र में मराठी लोगों के साथ हो रहा है। कैन यू बिलीव दिस? हाल ही फिलहाल में मैंने एक स्टेटमेंट सुना है कि आउटसाइडर्स यहाँ नहीं आते तो महाराष्ट्र कभी इतना रिसोर्सफुल बन ही नहीं पाता। जो लोग खुद के स्टेट को रिसोर्सफुल नहीं बना सके, वो महाराष्ट्र को बनाने का क्रेडिट ले रहे हैं। इनके खुद के स्टेट्स रिसोर्सफुल नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे आए, ना कि महाराष्ट्र को रिसोर्सफुल बनाने। इतनी छोटी सी बात के लिए थैंकफुल नहीं है तो यहाँ की कल्चर की रिस्पेक्ट क्या करेंगे? आउटसाइडर्स को यहाँ के पब्लिक रिसोर्सेस यूज तो करने, लेकिन उसके पैसे नहीं देने। मेरी लोकेलिटी में एक पब्लिक टॉयलेट है जहाँ मैंने इतनी शिकायतें सुनी है अबाउट आउटसाइडर्स, जो खुद के इलाके में पैसे ना देने पड़े इसलिए इस इलाके में आके टॉयलेट यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी की कैपेसिटी आसपास के लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। जो यूजुअली लोअर मिडिल क्लास होते हैं, जिनके घर में टॉयलेट नहीं होता, वो इसके लिए पे करते हैं। इसी पैसे से मेंटेनेंस किया जाता है और इसी प्रॉपर्टी को आउटसाइडर्स जो इस इलाके के नहीं है वो फ्री में यूज करते हैं। इसका इफेक्ट पड़ता है उस पब्लिक प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस पे, जैसे सैनिटाइजेशन, क्लीनिंग और वाटर स्टोरेज पे। इसके कारण बेसिक सैनिटाइजेशन भी नहीं हो पाती और दोपहर से पहले टंकी का पानी तक खत्म हो जाता है। फिर ये सारी परेशानियां लोकल्स को झेलनी पड़ती है। मैंने तो कई बार आउटसाइडर्स को पानी यूज करके नहा के टॉयलेट से बाहर निकलते हुए भी देखा है। बस सिर्फ कुछ लोग जिन्हें महीने के 20 रुपए देने से दिक्कत है, इन लोगों की लापरवाही का नुकसान हर बार लोकल्स ही क्यों उठाए? ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले लोगों को छुपने के लिए बेहतर जगह भी मिल जाती है। क्या नागपुर बन चुका है पाकिस्तानी नागरिकों का सुरक्षित ठिकाना? एक चौंकाने वाला खुलासा आया है सामने। आरटीआई कार्यकर्ता एजाज खान का दावा है कि नागपुर शहर में 22 से 25 हजार पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं महाराष्ट्र में से 5023 पाकिस्तानी नागरिक अलग अलग वीजा पर हैं। इनमें से 2458 नागपुर में, लेकिन एजाज खान के मुताबिक ये सिर्फ रजिस्टर में दर्ज आंकड़े हैं, असल संख्या कहीं ज्यादा है। 1995 से 2012 के बीच 9705 पाकिस्तानी नागपुर हैं, जिनमें से 2546 लोगों ने वीजा खत्म होने के बाद भी भारत नहीं छोड़ा। और हैरानी की बात तो यह है कि 533 को भारत की नागरिकता भी नहीं मिली है। कई पाकिस्तानी नागरिकों ने घर खरीदा, जमीन खरीदी, बैंक खाते खोले और आधार पैन कार्ड भी बनवा लिया। तो सवाल ये उठता है कि कहां है जांच एजेंसी की निगरानी? एजाज खान का। और दुख की बात तो यह है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग मराठी को ही दोष दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बिना ये जाने कि इस पूरे मराठी लैंग्वेज वॉर के पीछे का मुद्दा भी महाराष्ट्र का ओवर पॉपुलेट होना ही है। हर तरह के लोगों की भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, कौन क्या है वो कैसे समझ आएगा? ये ज्यादातर मार पिटाई है भाषा ना बोलने पे नहीं हो रही है, बल्कि भाषा का अपमान किया इसलिए हो रही है। अगर मैंने आपसे पूछा मराठी नहीं आती और आपने कहा थोड़ी थोड़ी आती है, नहीं आती या सीख रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कई सालों से यहाँ रहकर भी कहा कि क्यों बोलूं, नहीं आती, नहीं बोलूंगा, जो करना है वो कर ले। मेरे को नहीं आता मराठी, क्या क्यों नहीं करेगा? आता? फिर क्यों नहीं क्या आता? करेगा? नहीं मराठी इम्पोर्टेंट करूंगी।
बोलने पे लोग जो करना है वो सच में कर लेते हैं, तब दिक्कत क्यों होती है? और क्यों बोलूं ये पूछने की जरूरत ही कैसे पड़ती है? इन्हें पता नहीं होता क्या ये महाराष्ट्र में या मराठी को इंफीरियर समझ रहे हैं जो बोलने से बच रहे हैं? पर तुम इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज देख लो, उसकी हेडलाइन ये नहीं है कि लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट की, बदतमीजी की इसलिए पीटा। सीधा लिखा है मराठी नहीं बोला इसलिए पीटा। स्टोर के कर्मचारी को मराठी न बोलने पर पीटा गया। अगर ये सच में होता तो टूरिस्ट भी पीट दिए जाते। नहीं सीखता जो मेरे को नहीं आती सीखनी, नहीं सीखना था मेरे को, नहीं सीखना था मेरे को। पण हा विषयात नाही ना, वर्गणीसाठी एवढा मोठा काय विषय करतो? आप उधर नहीं देखेंगे, आप अपना घमंड अपने पास रखो। मराठी नहीं आता, नहीं आता मेरे को, जबरदस्ती किया नहीं हम लोग ने। हम लोग कोई दिक्कत मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लाओ मैं बोलता हूँ, मेरे को मराठी नहीं आती। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों सीखूंगा? जबरदस्ती नहीं किया, क्यों सीखूंगा मैं? मराठी का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जबरदस्ती मैं बुलाइए। इन वीडियोस में आपने मराठी में बोल ये कहते हुए सुना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाले को मार के मराठी सिखा रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि अभी जिस भाषा का अपमान तूने किया, चल अब उसी भाषा में माफी मांग। पर लोगों ने इसका मतलब क्या निकाल लिया कि मारपीट के भाषा नहीं सिखाई जाती। अंबानी और अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज भी मराठी बोलते हैं। हे दोघे भाव संगीत वेडाने झपाटलेले आहेत। पर ये बात गरीबी या अमीरी से नहीं जुड़ी है। ये बात लोगों की भाषा के प्रति बदतमीजी और लोकल्स पे दादागिरी करके उनकी नौकरियां छीनने से जुड़ी है। ये अमीर लोग नौकरियां नहीं छीनते, रिसोर्सेज को जाया नहीं करते और मराठी ना आती हो फिर भी मराठी भाषा को ओपनली डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, जैसे सो कॉल्ड गरीब जो कैमरा खुलने के बाद अपनी बदतमीजी रोक देते हैं। यहाँ लोगों ने कोई हिंदी लैंग्वेज को अपोज नहीं किया, बल्कि अगर हिंदी लैंग्वेज को 3 लैंग्वेज पॉलिसी बना के हम पे थोपोगे तो उन रिसोर्सेज का क्या जो पहले से ही नॉर्मल पढ़ाई के लिए भी अधूरे पड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड स्कूल्स है जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। मेरा ही स्कूल ले लो जो मुंबई शहर में ही है, फिर भी उसकी हालत इतनी खराब हुआ करती थी कि छत से पानी टपकना, बारिश में नालों का पानी घुसना, टूटे हुए बेंच, टॉयलेट में साबुन का ना होना जिसकी वजह से मैं वॉशरूम तक जाना अवॉइड करता था। ऐसी बेसिक चीजों का तक ध्यान नहीं रखा जा रहा और ना ही बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का। तो ऐसे में ऐसी यूजलेस पॉलिसी लाने से सिवाय इसके कि पहले से मौजूद चीजें सुधारी जाए तो क्या बच्चे ठीक से पढ़ भी पाएंगे? और ये जबरदस्ती सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड स्कूल्स पे ही क्यों हो रही है? इस सवाल के काउंटर में ये लोग वेस्टर्न रिसर्चेस दिखाते हैं जिसमें बच्चों का ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है कम उम्र में मल्टीपल लैंग्वेज सीखने से, पर बच्चों की मेंटल कंडीशनिंग भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वेस्टर्न कल्चर क्लोज कल्चर होता है, वहाँ के बच्चे यहाँ से ज्यादा आइसोलेटेड होते हैं, इसलिए वो नई बातें वन एट ए टाइम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, खुद के रूम में बिना डिस्टर्बेंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके अराउंड 2 से ज्यादा भाषा बोलने वाले नहीं होते हैं। इसके अलावा मराठी और हिंदी भाषाओं में सेम अक्षरों से लेकर एक शब्द का दोनों में अलग अलग मतलब होता है, बहुत से शब्दों का होता है और बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज भी है। इस वजह से कम उम्र में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यहाँ 5 साल के बच्चे को थोड़ी सी हिंदी बिना सिखाए आती भी है, फिर क्यों फालतू में उन पे बोझ बढ़ाना है? सवाल होना चाहिए था किसी स्टेट पे हिंदी को जबरदस्ती थोपने का, वहाँ की मेन लैंग्वेज को इग्नोर करके, पर हो इसका उल्टा रहा है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि सरकार को ये फैसला तभी क्यों लेना था जब महाराष्ट्र में लैंग्वेज वॉर पीक पे था। अनफॉर्चुनेटली यस, ये सरकार मराठों की सबसे कीमती चीज मराठों की संस्कृति मेंटेन करने में असफल रही है। We don't support any violence in the support of Marathi language. But when 700 Marathi libraries shut down in the state across the last 5 years, when funding for Marathi cultural institutions is driven to the ground, when this government only does lip service to Marathi and does not restore Chhatrapati Shivaji Maharaj's forts, then you have to know that there's a government filled with hypocrites that has no commitment to the Marathi language. The rally today was about a GR that was launched to make Hindi compulsory from grade 1 to 5 while ignoring Marathi. Let's focus on that. We didn't come together to say that we support the beating up. Everyone has opposed it. That's a smokescreen being created to divert from the utter incompetence of this BJP-led government in Maharashtra, which has completely failed to protect the Marathi language, and whose deputy chief ministers go and say Jai Gujarat in Pune instead of saying Jai Maharashtra, and demean and denigrate the Marathi language every single day. चेयरपर्सन सर, ये मैं पिछले भाषण में भी बता चुकी हूँ। महाराष्ट्र में जो हर 100 रुपया टैक्स कलेक्ट होता है, महाराष्ट्र को जो वापस मिलता है करीब सिर्फ 7 रुपए मिलता है। पर अगर आज हम महाराष्ट्र की वास्तविक स्थिति बताएंगे तो हमें कहीं ना कहीं अब लगता है कि क्यों हमारे साथ बार बार ये अन्याय किया जाता है। पिछले साल 2000 से ज्यादा हमारे किसानों ने आत्महत्या की है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही 1 साल में। महिलाओं को इलेक्शन के समय 2100 रुपए का वादा किया गया था, इलेक्शन गया, वादा खत्म, 1500 रुपए जो कहा था वो भी अब तक देने में उनको विफलता मिल रही है। तो यहाँ पर जब बजट हर बार मेरा तो ये 5 साल हो गए पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र को लेकर हमेशा महाराष्ट्र को बजट में दरकिनार किया जाता है। क्या महाराष्ट्र से दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आता है। और इससे डाइवर्ट करने के लिए ये सारी इमेज ऑनलाइन रची गई है हाफ फेक न्यूज और मीम्स के जरिए। आपने ये मराठी की जगह इंग्लिश में एक्सक्यूज मी बोला, ये वाली केस तो सुनी ही होगी। इस केस में सिर्फ विक्टिम ने बोला, इसलिए बिना सच्चाई जाने, बिना एक्यूज की साइड जाने न्यूज चैनल्स ने ये मान लिया कि ये बात भाषा पे हुआ। पर कहा तो ये भी जा रहा था क्योंकि वो दोनों एक ही सोसाइटी में रहते तो ये उनका पर्सनल ग्रज भी हो सकता है। पर क्या मीडिया ने इस पॉसिबिलिटी को जरा सा भी कंसिडर किया? सिर्फ 40
सेकंड की वीडियो और विदाउट इन्वेस्टिगेशन की ये मान लिया कि ये लैंग्वेज की वजह से हुआ। मराठी लैंग्वेज को जितना खतरा मुगलों से नहीं था, उससे ज्यादा खतरा आज आउटसाइडर से है। क्यों सुन के अजीब लगा ना? तो सोचो कितना अजीब लगता होगा जब सालों से आउटसाइडर्स को अपना कर भी मराठों को मीडिया इनडायरेक्टली एंटी नॅशनल तक कह देती है, तब कितना बुरा लगता होगा। तर इंग्रजीला पायघडा घालायच्या आणि भारतीय भाषांना विरोध करायचा हे योग्य नाहीये। भारतीय भाषांचा विरोध आम्ही सहन करणार नाही। देखो कैसे इस मुद्दे को आराम से मराठी वर्सेस भारत बना दिया। एक गोष्ट निश्चित सांगतो कि 3 भाषा सूत्र हे महाराष्ट्रात लागू होईलच। इतने सारे प्रॉब्लम्स महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते हुए भी इन्हें जो प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं उसे सॉल्व करना है। ये कोई अचानक से हुई बात नहीं है। ये बहुत सालों से नाटकों और सिनेमा घरों में बहुत सारी मूवीज में ये मराठों के साथ उनके अपने ही स्टेट में हुए डिस्क्रिमिनेशन और ओवर पॉपुलेशन के बारे में शांति से बताया गया है। अगर तुम महाराष्ट्र कैसे बना इसके बारे में जानोगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानोगे, तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा कि लैंग्वेज हमारे लिए सिर्फ वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, इससे बढ़कर हमारा सब कुछ है। ये उन शूरवीरों की विरासत है जिन्होंने मराठी को पहचान दी और जिसके सबूत भी हम समय के साथ खोते जा रहे हैं। और सिर्फ मराठी भाषा ही बची जिसे हम बचा सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट होते हुए भी नाम में राष्ट्र यूं ही नहीं आ जाता। यहाँ के लोग सबको राष्ट्र का हिस्सा समझते हैं और एट द सेम टाइम स्टेट को राष्ट्र की तरह परिपूर्ण समझते हैं। अब तुम ही सोचो, अगर लोकल्स और स्पेशली मराठों को हर एक कदम पे खुद के ही स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़े तो क्या वो लोग चुप रहेंगे? और आउटरीच कहीं ना कहीं दिखेगा ही। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि ये जो पिटाइयां हुई हैं इसमें से सारी फेक है, कुछ बहुत कम केसेस रियल भी है, पर उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी पूरे स्टेट को दोष देना, गालियां देना, ये भूल के यहाँ अच्छाई भी है, ये बात गलत है। सभी पॉलिटिशियंस, न्यूज चैनल्स, मीम पेजेस, सेलिब्रिटी सभी के सभी चोर है। किसी पे भी भरोसा मत करो, ये लोग किसी के भी सगे नहीं है। सबके सब मिले हुए। अपने फैसले किसी और से इन्फ्लुएंस होके मत लो। किसी को इतना हेट करने से पहले रिसर्च तो कर लो ढंग से। ये जो मराठों के खिलाफ हेट फैलाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन बड़े मुद्दे, अपने करोड़ों के घोटाले छुपाने के लिए किसी भी मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि लोगों का सिचुएशन जैसे बाकी राज्यों में रोजगार क्यों नहीं है, जो इतनी दूर इतने कम पैसों के लिए आते हैं, जैसी बातों पे ध्यान ना जाए। वरना जो मुंबई में मिठाई वाले के साथ हुआ वो न्यूज इतनी ज्यादा फैलती ही नहीं, बिना एक तरफा मीडिया और उस पर यकीन करने वाले आउटसाइडर्स के। क्योंकि इससे ज्यादा घटिया इंसिडेंट तो गुजरात में भी हुआ था 2018 में। 14 साल की बच्ची का किसी आउटसाइडर ने आर कर दिया, तब बिना वजह वहां के लोगों ने यूपी से आए बाकी लोगों को गुजरात से भगा दिया। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी दोष देने का कोई इरादा नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली में बैठा कोई भी बेवकूफ जो रियलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता वो बेवजह की हेट फैलाए। बिहारी हम भी, अब बिहार में घूम घूम के मराठी वाला को खोज रहे हैं महाराष्ट्र में। तुम हिंदी बोलो, मराठी नहीं बोल रहा। मैं बहुत सारे आउटसाइडर से मिला हूं जो बहुत ही अच्छे लोग हैं और ये मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगे कि ये मराठी बोल लेते हैं। इनमें लगभग सभी लोगों को मराठी नहीं आती, फिर भी ये यहाँ आके इसे अपना मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये लोग ये याद रखते हैं कि इस महाराष्ट्र ने यहाँ के लोगों ने कितना प्यार दिया। ये लोग अपने आप को एहसानमंद फील करते हैं, ना कि अहंकार में आकर महाराष्ट्र हमारी वजह से बना ये कहते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को प्लीज शेयर करो ताकि दिल्ली में ऐसी कमरे में बैठा कोई भी बेवकूफ एक पूरी कम्युनिटी को गाली देने से पहले पूरी बात को अगर दिमाग हो तो समझ सके। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जो प्रोबेबली रोस्ट वीडियो ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।